हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट का जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, स्टोइशियोमेट्री। आखिरकार ये स्टोइशियोमेट्री होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। मेरा नाम आप जानते होंगे कि मेरा नाम सूरज है। तो बताते हैं स्टोइशियोमेट्री के बारे में। देखो, स्टोइशियोमेट्री की डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। इसको हिंदी में रस रसमिति या परिकलन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूं, फिर आपको ये डायरेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर ले जाऊंगा। तो देखो, स्टोइशियोमेट्री क्या होता है ना, केमिस्ट्री में हम जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करते वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि हम जो है ना कुछ मैथमेटिकल अंकों का यूज करते हैं। जैसे आपने जो है ऊपर एक रिएक्शन देख रहे हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के संग क्रिया करी और अमोनिया बनाया। कुछ याद आ रहा है इस रिएक्शन को देख के? हैबर प्रोसेस देख के आपको याद आ रहा होगा। तो आप यहां देखोगे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे इस तरफ आने पे आपको पता चला कि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, 1 है और हाइड्रोजन 3 है। क्या ये बैलेंस है? नहीं है। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिन मैथमेटिक अंकों का यूज करोगे ना, उसको आप बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपसे पूछा जाए कि पहले स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, यानी वो नंबर जो आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हो। जैसे आपने यहाँ पे N2 लिखा है, यहाँ पे H2 लिखा है। अगर मैं यहाँ 3H2 लिख दूं तो नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए, पर अमोनिया में यहाँ पे 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं 2 से यहाँ पे लिख दूं तो ये क्या हो गया, 2NH3। तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई ना, नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए और यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गए। तो आप देख रहे हो कि ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए जो अंकों का यूज कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपसे पूछा जाए कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, वो कोएफिशिएंट या वो नंबर जो आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हो, उसको तो बोलते हैं आप क्या, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक और रिएक्शन से समझ लेते हैं। जैसे आपने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब क्या यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है? देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2H2O लगा देंगे। अब देखो कितना हो गया, 2 4 ये हो गए, 1 ऑक्सीजन ये 2 ये हो गए। हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2। तो देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे भी 2H2O हो गया। तो आप देख रहे हो ना, ये मैथमेटिक अंकों का आप जो यूज कर रहे हो, यहाँ पे 1 होगा, यानी ये मैथमेटिकल अंक, यहाँ जिसके आगे कुछ नहीं वहां 1। तो ये जो है होते हैं ना, ये होते हैं हमारे क्या, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जिन अंकों का यूज करते हैं वो तो कहलाते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जिस ब्रांच का यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। तो आपको स्टोइशियोमेट्री समझ में आया और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आया कि कोई रिएक्शन है वो बैलेंस करते वक्त जिन मैथमेटिकल अंकों का यूज करेंगे उनको हम बोलेंगे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उस ब्रांच को बोलेंगे स्टोइशियोमेट्री। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब स्टोइशियोमेट्री के ऊपर आगे चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज है, आप इसको नोट कर लो ताकि आपको जो है आसानी हो सके। और ये देखो, आपने एक चीज गौर करी होगी, सॉरी मैंने बता दिया कि यहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे फ्रैक्शनल ले लो 1/2 O2 या 1/4 O2। तो आपको इंटीजर कोएफिशिएंट लेने हैं। वैसे तो क्या कहते हैं, आप रिएक्शन में जब सवाल सॉल्व करोगे तो वहां पे ले लोगे 1/2 1/4 ऐसा कुछ कर लोगे, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली ये इंटीजर होने चाहिए। तो आप समझ लेते हैं स्टोइशियोमेट्री को। तो स्टोइशियोमेट्री में कुछ रिलेशनशिप है जिसको यूज करके आप सवाल बनाओगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, यानी कि यहाँ पे हैबर प्रोसेस चल रही है कि दो नाइट्रोजन जो है, यानी एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल देता है। सर आपने नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है? देखो, आपको स्टोइशियोमेट्री में पढ़ना कैसे है रिएक्शन को, आपको जो बेसिकली है ना, ये स्टोइशियोमेट्री ये बताती है कि आपको रिएक्शन पढ़नी कैसे है। सर रिएक्शन तो हमें पढ़नी आती है कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसमें क्या नया बात है, पर आपको किन किन रिलेशंस में पढ़नी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो N2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है, आप मेरा पहला लेक्चर देख के आए जिसमें मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो लेक्चर नंबर 1 है, वहां पे मैंने आपको एटम, मॉलिक्यूल और आयन के बारे में बताया हुआ है। तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो ये क्या है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल है। तो आप जो है नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल को 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आपको एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिखी है कि 1 मोल क्या होता है। सर 1 मोल
एक मोल क्या होता है ना, बेसिकली एक नंबर होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि एक मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या एक मोल की कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है? हाँ है, कोई वैल्यू है कि एक मोल क्या होता है, एक नंबर होता है जिसमें क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटाइटिटीज आती है। मतलब कि अगर आपसे बोला जाए कि मेरी जेब में राइट नाउ एक मोल पेन है, तो इसका मतलब मेरी जेब में 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पेन्स है। सर इतनी बड़ी जेब आपके पास कैसे, उसकी बात नहीं करनी है। मतलब आपको एक मोल का मतलब ये समझना है नंबर। जैसे मैंने आपसे बोला एक डजन बनाना, मतलब कि मेरे पास 1 दर्जन केले हैं। 2 डजन बनाना मतलब 2 दर्जन केले हैं। उसी तरीके से अगर आपके सामने एक मोल आए तो उसको आप बोलेंगे उसमें क्या कहते हैं 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एंटाइटिटीज है। या एक मोल को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसको Na भी कहते हैं। सर Na क्या होता है, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। यानी अगर आपसे पूछा जाए एक मोल की क्या क्या वैल्यू होती है, तो एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एंटाइटिटीज, और इसको Na भी बोलते हैं, एवोगैड्रो बोलते हैं, वो साइंटिस्ट के नाम पे इसको Na रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एंटाइटिटीज या Na, तो अगर मैं यहां पे क्या करूं, एक मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल को Na से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मैंने इस पूरी रिएक्शन में सिर्फ ऐसा नहीं कि इस तरफ 2 मॉलिक्यूल से Na से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी रिएक्शन में मैंने क्या करा, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब Na से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, तो जब एक मॉलिक्यूल को Na से मल्टीप्लाई करोगे तो Na मॉलिक्यूल हो जाएगा, और आप क्या कहते हैं Na को 3 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 Na मॉलिक्यूल हो जाएगा और 2 Na मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो यहां से आपके सामने एक रिलेशन आएगा कि Na मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से और देते हैं 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो आपको समझ में आया कि हम रिएक्शन को किस किस तरह से पढ़ सकते हैं। पहला तो ये पढ़ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल देता है। अगर आप उसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो Na मॉलिक्यूल 3 Na मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 Na मॉलिक्यूल हमको देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक मोल का मतलब क्या होता है, Na एंटाइटिटीज या Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो उसी चीज को हमने यहां पे यूज किया। एक मॉलिक्यूल है तो उसमें देखो, एक मॉलिक्यूल में हमने जब Na मॉलिक्यूल लिखा तो Na मतलब क्या होता है, एक मोल। आपको यहां दिख रहा है कि Na मतलब क्या होता है, एक मोल। तो आप Na मॉलिक्यूल को एक मोल लिख सकते हो, 3 Na मॉलिक्यूल को 3 मोल लिख सकते हो, 2 Na मॉलिक्यूल को 2 मोल लिख सकते हो। तो यहां से आपके सामने जो रिलेशन आया वो क्या आया, मोल मोल रिलेशनशिप। आप इस रिएक्शन को इस तरह भी पढ़ सकते हो कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देता है। तो ये किस प्रकार का रिलेशन होता है, ये होता है मोल मोल रिलेशनशिप। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के संग 2 मोल क्या कहते हैं, NH3 देता है। अब आपको ये पता होगा कि मोल के कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं सर, हमें तो कुछ नहीं पता है। तो देखो मैं बता देता हूं आपको, जब मैं पहले पीछे वाले लेक्चर भी पढ़ाते रहूंगा, क्योंकि ये डिमांड आई थी कि स्टोइचियोमेट्री पढ़ा दो। तो n बराबर नंबर ऑफ मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं। n बराबर क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होता है। अब इस नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। सर बताओ क्या होता है। पहले होता है मास बाई मोलर मास, यानी किसी एटम का या मॉलिक्यूल को आपको मास दिया होगा, उसको आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा मास बाई मोलर मास। केमिस्ट्री में जो है वेट और मास सेम रहता है, इसीलिए आप इसको वेट भी लिख सकते हो। तो अगर आपको कहीं पे वेट लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि वेट और मास में कोई डिफरेंस होता है, नहीं। केमिस्ट्री में वेट और मास में जो है सेम होता है। आप फिजिक्स में देखते हो कि वेट और मास जो है थोड़ा अलग अलग होता है। वेट बराबर mg ले लेते हो और मास वहां पे m लेते हो। यहाँ उसकी बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करनी है। तो पहला फॉर्मूला हो गया मास बाई मोलर मास। दूसरा होता है पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड रिलेशन क्या है तो है पार्टिकल बाई एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा रिलेशन होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोल के आपस में क्या क्या रिलेशन होते हैं, तो मोल बराबर होता है मास बाई मोलर मास, वेट बाई मोलर वेट, उसके बाद पार्टिकल बाई एवोगैड्रो नंबर, और उसके बाद वॉल्यूम एट लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, मतलब वो कर दिया। अगर आप यहां से रिलेशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 बराबर आप जैसे ही पुट करोगे तो मास बाई मोलर मास इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको जब 1 रखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई पे आ जाएगा और यहां पे चला जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। देखो मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो ये लिखा मैंने मास बाई मोलर मास। अब आपने क्या किया कि
n की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा मास बराबर मोलर मास। तो आप क्या लिख सकते हो कि एक मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। ऐसे ही आप सब में लिखो कि यहाँ पे एक वैल्यू पुट करो पार्टिकल वाइज एवोगैड्रो नंबर, तो आप ये लिख सकते हो कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na। उसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि एक बराबर V लीटर अपॉन 22.4, तो आप ये लिख सकते हो कि एक मोल वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है। तो आपको यहां से समझ में आया कि N के 3 फॉर्मूले होते हैं। N बराबर होता है मास बाई मोलर मास या वेट बाई मोलर वेट, दूसरा होता है पार्टिकल बाई एवोगैड्रो नंबर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। आपने 1 पुट किया तो मास बराबर मोलर मास आ गया। यहां से आपको पता चला कि एक मोल का मास मोलर मास होता है। यहां पे आपने एक पुट किया गया तो पार्टिकल बराबर Na आ गया, यानी कि एक मोल में कितने, Na मतलब होता है ना एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो नंबर, एक मोल में कितनी वॉल्यूम होगी, वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। तो ये आपको कुछ समझ में आया। तो यहां से सर इसका रिलेशन यहाँ पे क्या है, तो वो समझ लेते हैं। इसका रिलेशन इस रिएक्शन में है कैसे, जैसे आपने लिखा कि एक मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देता है, तो एक मोल का मास कितना होता है, मोलर मास। तो यहां से आप लिख सकते हो कि एक मोल का मास आपने लिख दिया मोलर मास। तो नाइट्रोजन का मोलर मास अगर n है तो n का मोलर मास होता है 14, ठीक है, बट 2 लगा है तो इसलिए कितना हो जाएगा 28 ग्राम। तो एक मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा सर, उसका मोलर मास जो कि 28 ग्राम है। 3 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक क्या होता है सर, H का मोलर वेट होता है 1, पर यहाँ पे H2 है तो 2 हो जाएगा, पर यहाँ पे 3 उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 ग्राम। फिर आप ये भी लिख सकते हो NH3, देखो NH3 अगर सिंगल है तो ये 14 प्लस 3 इक्वल टू 17, पर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 34। तो एक मोल अमोनिया का जो मास होगा वो कितना होगा, उसका मोलर मास होगा वो हो जाएगा 34 ग्राम। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, एक तो आपको मोल मोल रिलेशनशिप पता चला, क्या पता चला कि इस रिएक्शन को किस तरह पढ़ सकते हैं, एक मोल 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देता है। उसी प्रकार एक मोल का मास मोलर मास होता है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया देती है। सर यहां से आपको एक चीज और वेरीफाई हुई, क्या वेरीफाई हुई कि अगर आप देखो रिएक्टेंट के मास को जोड़ो 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 ग्राम, जो कि प्रोडक्ट के मास के बराबर है। क्या समझ में आया कि अगर मैं रिएक्टेंट के मास को ऐड कर दूं, रिएक्टेंट के मास को ऐड कर दूं तो हमें प्रोडक्ट का मास मिल जाएगा, यानी कि 28 ग्राम अमोनिया जब नहीं 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करती है तो इसका वेट 34 आ रहा है, और वहां पे प्रोडक्ट में भी इसका वेट 34 आएगा। ये किसकी हेल्प से हुआ, एलओएमसी के माध्यम से हुआ। सर ये एलओएमसी क्या है, एलओएमसी आप नोट करके लिख लेना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जब आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो वहां पे जो मतलब वैल्यू फॉलो होती है वो क्या होती है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की वैल्यू फॉलो होती है, यानी रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर आएगा। तो ये सेकंड रिलेशन है, ये आपको समझ में आया, ये कौन कौन सा रिलेशनशिप है, मास मास रिलेशनशिप। तो स्टोइचियोमेट्री के अंदर में आप रिएक्शन को किस किस तरह से पढ़ पाए कि एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के संग रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया देता है, Na मॉलिक्यूल नाइट्रोजन रिएक्ट करके 3 Na मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के संग 2 Na मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, अमोनिया देते हैं। फिर हमें यह पता है कि Na में क्या होता है, एक मोल होता है, तो एक मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देता है, जिसको हमने मोल मोल रिलेशनशिप पढ़ा। फिर एक मोल का मास होता है मोलर मास, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 34 ग्राम क्या कहते हैं, अमोनिया देता है, जो कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से फॉलो होता है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। अगर यहां से आप निकालोगे वी बराबर क्या, एनआरटी बाई पी, ठीक है। आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, क्योंकि आप एक चीज गौर करो, हमने सर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट क्यों किया, आप जब कोई रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए, लैब चाहिए। अगर आप बाहर कराओगे तो रिएक्शन बहुत धीरे होगी, तो आप क्या करोगे, कुछ कैटलिस्ट वगैरह चाहिए होते हैं ना, तो आप अगर लैब में कोई रिएक्शन करा रहे हो तो एक सूटेबल टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा। ऐसा नहीं कि आप क्या कहते हैं किसी भी प्रेशर पर रिएक्शन को करना शुरू कर दे रहे हो तो गलत हो जाएगी। जैसे आप हैबर्स प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा शायद 200 एटीएम टेम्परेचर होता है, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कॉमेंट कर देना। और क्या कहते हैं कुछ प्रेशर लेते हैं, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो होता क्या है ना कि जब कोई रिएक्शन कराई जाती है लैब में तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कराई जाती है। तो जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, प्रेशर को कांस्टेंट किया, आर तो क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट ही है। तो यहां से आपको क्या दिखा सर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल।
तो आप यहां से लिख सकते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल। तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि जितना मोल होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो यहां से क्या समझ में आया, रिलेशन ये पता चला, एक मोल में 1 लीटर वॉल्यूम होगी, 2 मोल में 2 लीटर वॉल्यूम होगी। तो आप ये भी लिख सकते हो कि 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल है, तो 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर, और 3 मोल की क्या हो जाएगी 22.4 इंटू 3, और अगर 2 मोल की लिखनी होगी तो 22.4 इंटू 2 लीटर। आप ये देखो 22.4 से 22.4 कट गया, तो आपको मिला क्या, 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 लीटर अमोनिया देता है। तो ये क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं कि आप वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हर जगह यूज कर दो, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। तो आपको इस स्लाइड से क्या नोट करना है, क्या समझना है। सर आपने तो बहुत ही बकवास कर दी। देखो हमने ये समझा, इसकी समरी देता हूं क्योंकि हमने पढ़ा क्या, स्टोइशियोमेट्री क्या होता है। देखो कोई भी केमिस्ट्री की रिएक्शन है जिसको बैलेंस करने के लिए जिन मैथमेटिकल अंकों का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन कोफिशिएंट को हमने बोल दिया स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जिस ब्रांच के अंदर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। यानी हम इसमें रिएक्शन को किस तरह पढ़ेंगे उसको बताते हैं। जैसे हमने अब तक क्या पढ़ा था कि N2+3H2 गिव्स 2NH3, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के रिएक्ट करके अमोनिया देता है। बट इसको पढ़े कैसे, तो आप ये पढ़ सकते हो कि एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के संग रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल देता है। 1 मोल बराबर होता है Na, तो हमने इसको Na से मल्टीप्लाई किया, तो Na मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 3 Na मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 Na मॉलिक्यूल अमोनिया देते हैं। अब ये पता चला कि Na बराबर 1 मोल होता है, तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 मोल क्या कहते हैं, हमें क्या देते हैं, अमोनिया देते हैं। 1 मोल का मास होता है, मोलर मास, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 34 ग्राम क्या कहते हैं, अमोनिया देते हैं। फिर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो आपने इस तरह से करा और 22.24 से काट दिया, जिससे आपको ये पता चला कि 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 लीटर अमोनिया देते हैं। तो ये 3 रिलेशनशिप आपको याद करने हैं, ये केमिस्ट्री में यूज होंगे। पहला मोल मोल रिलेशनशिप, दूसरा है मास मास रिलेशनशिप, और तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। पर ये याद रखना कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप आप कहीं भी मत लगा देना कि आप कहीं सॉलिड के लिए लगा दे रहे हो, गैसेस के लिए लगा ना, मतलब लिक्विड्स के लिए लगा दे रहे हो, सिर्फ गैसेस के लिए लगेगा। तो ये आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जो पढ़ा उसके बेस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिएक्शन, यानी कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि इस रिएक्शन के अगार्डिंग कह रहा हूं, रिगार्डिंग दी हुई है। जैसा कि बोल रखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस इज इनकरेक्ट। मतलब ऐसा आपको स्टेटमेंट पता लगाना है या वो इंफॉर्मेशन पता लगानी है कि जो कि इस रिएक्शन के अनुसार, वो रिएक्शन दे रखी है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है गलत है। तो देखो बात कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा था इस रिएक्शन के अनुसार, हमने ये पढ़ा था कि 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 लीटर अमोनिया देती है। ये कौन सा रिलेशन था, ये था वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यानी कि 1 लीटर, और ये देखो 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 लीटर नाइट्रोजन, ये स्टेटमेंट सही है। और क्या बोला था कि 1 मोल कहां से आया था, ये पता है आपको, 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल Na से मल्टीप्लाई किया, 1 Na मॉलिक्यूल 3 Na मॉलिक्यूल 2 Na मॉलिक्यूल, तो Na मॉलिक्यूल में 1 मोल होता है, तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के संग 2 मोल अमोनिया देती है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस क्या 2 लीटर ना 2 मोल अमोनिया। फिर दूसरा पॉइंट था 1 लीटर 3 लीटर के संग 2 लीटर हो गया। फिर उसके बाद देखो 1 मॉलिक्यूल हमने बोला था नहीं Na मॉलिक्यूल वाला, वो तो 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के संग 2 मॉलिक्यूल अमोनिया देता है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछना है तो चौथा वाला ही इनकरेक्ट हो जाएगा, पढ़ भी लेते हैं उसको, समझ भी लेते हैं। तो ये 3 तो करेक्ट है, इनकरेक्ट यही है, पता करते हैं। देखो कह रहा है 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से 2 ग्राम अमोनिया देता है। सर यहाँ तो कुछ बैलेंस ही नहीं बन रहा है, होता तो ऐसा हमने ये पढ़ा है कि 1 मोल का मास मोलर मास होता है, तो 28 ग्राम 6 ग्राम के संग क्या देता है 14 ग्राम ना
17 दूनी 34, 34 ग्राम क्या देता है हमें, अमोनिया देता है। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कंजर्व होना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ और तरीके से दे रखा है कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 ग्राम अमोनिया देता है। तो क्या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है? यहाँ देखो रिएक्टेंट का अगर आप मास जोड़ोगे, आप इसी को सही रिएक्शन मान लेते हो, तो 1 ग्राम प्लस 3 ग्राम क्या होता है, 4 ग्राम। तो प्रोडक्ट में भी कितना होना चाहिए था, 4 ग्राम। बट यहाँ पे देखो 1 ग्राम प्लस 3 ग्राम 4 ग्राम और प्रोडक्ट में आ रहा है 2 ग्राम। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, वैलिड नहीं हो रहा है। और रिएक्शन में क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड होना चाहिए। तो अगर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड होगा तभी जो है स्टोइचियोमेट्री हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला इंफॉर्मेशन जो है इनकरेक्ट थी। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके 2 ग्राम अमोनिया देती है। ये इंफॉर्मेशन गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, आपको कोई एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन देख रखी है और उसमें पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप ऑल ऑफ द अबव देख के डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव लगा दो, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैंने देखा है कि ऑल ऑफ द अबव देख के आदमी का दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है, वो सोचता है कि यही ऑप्शन सही होगा। तो पढ़ लेते हैं। पहला कह रहे हैं इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कह रहा है एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड। देखते हैं इसको, समझते हैं। देखो एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहां पे आप आए तो जब यहां से यहां जा रहे हो तो नाइट्रोजन के 2 एटम थे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में इसके 2 एटम होते हैं। हाइड्रोजन के कितने थे, 6 एटम। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 एटम। तो रिएक्टेंट साइड में 8 एटम है। क्या यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है? देखो नाइट्रोजन की 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 6। तो 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8। तो पहली बात तो सही है, एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड। तो आप क्या करोगे, ए को टिक लगा दोगे। दूसरा भी देख लेते हैं, कह रहा है मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड। देखो मास आप यहां से चलोगे तो इसका होता है 28 ग्राम, ठीक है। इसका होता है क्या, 6 ग्राम, और इसका होता है 34 ग्राम। तो आप यहां से यहां जा रहे हो तो 28 प्लस 6 34 और 34। तो यहां आपने क्या देखा कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो बी भी सही हो गया। तो सर ऑल ऑफ दी अबव लगा देते हैं। रुको जरा, एक बार सबर करो। कह रहा है मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड। इस रिएक्शन में देखो क्या मॉलिक्यूल्स हमेशा कंजर्व्ड हो रहे हैं? यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पे, 4। देखो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो 4 हो गए। और प्रोडक्ट साइड में देखो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के आ रहे हैं। तो जब आप इस रिएक्शन में यहां से यहां जा रहे हो तो 4 मॉलिक्यूल आपको 2 मॉलिक्यूल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल आपको 2 मॉलिक्यूल दे रहे हैं। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल मर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा कंजर्व्ड हो सकते हैं। आंसर है गलत, पर कभी कभी हो भी सकते हैं। देखो H2 प्लस I2 वाला केस देखो, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो यहां पे आप देखोगे तो H2 का 1 मॉलिक्यूल है, I2 का 2 मॉलिक्यूल है, और वो 2HI यानी मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ही क्या दे रहे हैं, 2HI दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स आर कंजर्व्ड। तो सर ये भी सही हो गया, मॉलिक्यूल आर ऑलवेज कंजर्व्ड नहीं। क्यों? उसने ऑलवेज लगा दिया। अगर यहाँ पे लिखता मॉलिक्यूल्स आर मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाता और ऑप्शन डी हो जाता, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो ऐसा बोलता एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, ये तो सही है, एटम तो हमेशा कंजर्व ही रहते हैं। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, आयोडीन के 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम है और आयोडीन के 2 एटम है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम है ना, 2 एटम है, 3 यहाँ पे देखो। तो एटम्स तो आर ऑलवेज कंजर्व्ड। मास ऑफ ऑलवेज कंजर्व्ड, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। H2 का मास 2 पुट करो, आयोडीन का मास पुट करो, और यहाँ पे मास पुट करो, सेम आएगा। तो मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, ये गलत हो गया। क्यों? मॉलिक्यूल इस केस में देखो पहली रिएक्शन में क्या हो रहा था, 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल यानी 4 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल दे रहे थे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं थे। बट इस केस में देखा आपने, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के संग रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल दे रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि मॉलिक्यूल कंजर्व्ड हो गए। तो मॉलिक्यूल्स मे और मे नॉट भी कंजर्व्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस में ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो आपको याद रखना है एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बट मॉलिक्यूल्स मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। तो इन क्वेश्चन को नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ तो सर थ्योरी सब समझ में आ गई। अब जो मेन मुद्दा है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ स्टोइचियोमेट्री, यानी कि अब जो है ना, ये थ्योरी तो सब समझ में आ गई। अब स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ जाए तो हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे रहेगी, उसके बारे में जानते हैं। तो कई सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है
जो काफी सिंपल तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप क्या करो, एक केमिकल रिएक्शन दी होगी, उस केमिकल रिएक्शन को आपसे सबसे पहले बैलेंस करना होगा। तो स्टोइचियोमेट्री के कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है फर्स्ट बैलेंस, यानी पहला आपको स्टेप क्या करना है, बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को। अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे होगी वो देखनी पड़ेगी। पहली बात, अगर आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नीट में आपको डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन दी होगी, क्योंकि जेई में क्या होता है ना, आपको रिएक्शन नहीं दी होती है, रिएक्शन आपको खुद लिखनी पड़ती है और साथ में हमें बैलेंस करनी पड़ती है। और नीट का सवाल जो आपको पता है काफी लेंथी पेपर होता है, तो उसमें जो है आपको केमिकल रिएक्शन दी हो सकती है और क्या पता हो सकता है कि बैलेंस भी दी हो। चलो बैलेंस नहीं दी होगी तो उसको हम समझ लेंगे, हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। पहला आपको स्टेप है कि आपको केमिकल रिएक्शन दी होगी, उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। आपको यहाँ पे मैंने एक जनरल इक्वेशन दी है जिसमें ये आपके क्या है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो आपको स्मॉल स्मॉल में दिख रहे हैं, ये आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखे हैं। आपको कोई एक रिएक्शन दी है जिसमें ए बी से रिएक्ट करके सी और डी देता है। आपने सर इसको गैसेस के रूप में ही क्यों लिखा है, आप तो इसको बता रहे थे कि जनरल टर्म में भी लिख सकते हैं, लिक्विड के उसमें भी लिख सकते हैं, और क्या कहते हैं गैसेस, और क्या कहते हैं सॉलिड के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपने हर जगह गैस क्यों लिखा? मैंने आपको बताया था कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि एवोगैड्रो लॉ जो था ना, उसमें ये बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए वॉल्यूम के फॉर ओनली फॉर गैसेस। तो यहाँ पे तीनों केस कवर हो जाए, इसीलिए मैंने गैसेस का ले रखा है। अगर आपको क्या कहते हैं लिक्विड सॉलिड में भी दिया होगा, ये दो स्टेप आपके सेम रहेंगे, यहाँ तक आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये दो स्टेप आप लगा सकते हो। बट ये तीसरा स्टेप आपको क्या कहते हैं सिर्फ गैसेस के लिए लगाना है। फिर मैं आपको एक बार सॉलिड लिक्विड के एग्जांपल देके ये दो रिलेशन बताऊं, फिर आपको गैस के लिए एक अलग से रिलेशनशिप बताऊं। इससे बढ़िया एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हम डायरेक्ट तीनों स्टेप को समझ लेते हैं। इसीलिए ये देखो, ए गैसियस रिएक्टेंट बी के संग रिएक्ट करके सी और डी प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमने स्मॉल ए, अब ये स्मॉल ए कहां से आया, क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है हमने माना है, तो हमने एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका ए ले लिया, इसका स्मॉल बी, इसका स्मॉल सी, इसका डी हो गया। तो आपसे पूछे कि अब हमें सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो आप क्या करोगे, जिसके बीच में रिलेशन पूछा है उसको इक्वेट कर दोगे उसके मोल्स को। क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको ये समझना है कि आपको मोल्स को इक्वेट कर देना है। जैसे मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोल ऑफ डी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये वाला आपका है मोल मोल रिलेशनशिप। जब आपको मोल मोल के बीच में बात कर रही हो, यानी मोल मोल की बात चल रही हो, तो आप यहाँ पे मोल रिलेशनशिप लगा सकते हो कि मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल का एक फार्मूला होता है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तीन फार्मूले होते हैं। एक होता है मास बाय मोलर मास, जिसमें केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, इसलिए मैंने मास को यहाँ पे W से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप क्या करोगे, मोल ऑफ ए को आप लिख सकते हो WA/ma। सर इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ ए। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, WB/mb, यानी वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है। तो आप मोल ऑफ ए के लिए लिख सकते हो वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर ऑफ मास ऑफ ए इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सी डिवाइड इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वेट ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ डी इनटू उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये चल क्या रहा है, जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक वॉल्यूम के टर्म में भी रिलेशनशिप होता है, ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, कहीं भी मत लगा देना। जब गैसेस दे रखे हो आपको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी गैसेस दे रखे हो, तब ये यूज करेंगे। आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वॉल्यूम ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड वॉल्यूम ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपको किसी भी, अगर आपके सामने स्टोइचियोमेट्री का किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, वैसे तो इसमें कई सारे वेरिएशन है, मैं आज आपको एक वेरिएशन कवर करा दूंगा कि जब क्या कहते हैं डाटा ओनली वन रिएक्टेंट का गिवन हो और प्रोडक्ट का पूछा हो, तब आपको स्टोइचियोमेट्री कैसे लगानी है। और हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं परसेंटेज यील्ड निकालने की बात आ जाए सेकंड, और इम्प्योरिटी निकालने की बात आ जाए, और जब आपको दोनों रिएक्टेंट का डाटा गिवन हो और दोनों प्रोडक्ट में से किसी एक के बारे में पूछा हो, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। वो सब स्टोइचियोमेट्री में आता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप ये रिलेशंस को नोट कर लो, फिर अब हम सवाल करते हैं। पहला
क्वेश्चन आपके सामने है टाइप 1 स्टोइचियोमेट्री की टाइप 1 प्रॉब्लम किस तरह से हो सकती है। देखो स्टोइचियोमेट्री में 3-4 प्रकार की प्रॉब्लम बन सकती है, सब कवर करेंगे, पर आज के लेक्चर में टाइप 1 वाली प्रॉब्लम को कवर कर पाएंगे। तो टाइप 1 क्या है, व्हेन डाटा ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन और प्रोडक्ट इज गिवन। या तो आपको क्या कहते हैं, जब एक रिएक्टेंट का डाटा दिया हो या एक प्रोडक्ट का डाटा दिया हो, मतलब आपको किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं कि आपको दोनों की इंफॉर्मेशन हो। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाउंड बाय 6 मोल ऑफ H2 बाय रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो आपको एक प्रोडक्ट का डेटा गिवन है और रिएक्टेंट का गिवन है, क्योंकि देखो यहाँ पे N2 और 3H2 गिव्स क्या 2NH3, यानी दो रिएक्टेंट आपस में क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट। पर आपको यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट का डाटा नहीं दिया, सिर्फ एक का दिया है। क्या कह रहा है, व्हेन डाटा ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाउंड बाय 6 मोल ऑफ H2 बाय रिएक्शन। अब ये इसकी जनरल तरीका क्या होता है करने का, फिर हम जो है सरल तरीकों भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं सोचोगे कि जनरल तरीका तो बताया नहीं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 3 मोल कितने दे रहे हैं, 2 मोल दे रहे हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 3 मोल हाइड्रोजन गिव कितना, 2 मोल अमोनिया, ये तो सही है। तो आप लिख सकते हो 6 मोल हाइड्रोजन गिव कितना, 4 मोल अमोनिया। सर ये कैसे आया, देखो आपने क्या लगाया, बेसिक वो तरीका लगा लिया कि 3 मोल दे रहे हैं 2 मोल, तो 1 मोल कितना देगा, 2/3। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, कई लोग जो है इसमें कह रहे होंगे काफी हैवी कैलकुलेशन आ गई, हम तो नीट वाले हैं कैसे करेंगे। तो देखो एक बार फिर से समझ लो, क्या कह रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन के गिव कितना, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया, 2NH3 लिखा है, 2 मोल लिख लेता हूं, 2 मोल अमोनिया। तो 1 मोल कितना देगा सर, 1 मोल देगा 2/3 मोल अमोनिया। तो यहां से 6 मोल कितना दे देगा, तो 6 मोल दे देगा 2/3 इंटू 6, तो 3 2 जा 6, तो यहां से कितना आ गया, 4 मोल अमोनिया। ये तो है बेसिक तरीका, आम जिंदगी, जिसको ये करना है नोट कर लो। इस तरह से भी सवाल कर सकते हो कि 3 मोल हाइड्रोजन गिव करेंगे 2 मोल अमोनिया, तो 1 मोल देगा 2/3, तो 6 मोल देंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ से 4 मोल। ये तो बेसिक तरीका है। अब जो ये ऊपर लिखा है इससे भी तो सॉल्व करके दिखाओ, हम सवाल इसी से सॉल्व करेंगे। आप चाहो इस मेथड से जा सकते हो, पर टाइम लगेगा, आपको रिएक्शन वगैरह देखनी पड़ेगी ढंग से। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रिक पे। ट्रिक क्या कह रहा है, जिसके बारे में पूछा है उसके मोल्स बराबर कर दो। यहाँ पे आपको डेटा किसका गिवन है सर, हाइड्रोजन का गिवन है, पूछा किसका है, अमोनिया के, तो आपस में इनके मोल बराबर कर दो। देखो क्या करोगे, आप लिखोगे मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मैंने बताया था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। फिर यहाँ लिखोगे मोल ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, डिवाइडेड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के मोल कितने गिवन है, सर हाइड्रोजन के 6 मोल गिवन है, तो बराबर कर दो 6/3 इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया पूछे हैं आपसे, मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप ये करोगे तो 3 दूनी आएगा 6, तो यहाँ से मोल ऑफ अमोनिया कितने आ जाएंगे सर, मोल ऑफ अमोनिया आ जाएंगे 4। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बचपन से 4, तो यहाँ से कितने आ गए, 4 मोल। तो आपने एक बेसिक तरीका भी लगाया और दूसरे तरीके से क्या समझा, जिसके बारे में रिएक्शन में गिवन है डेटा और जिसके बारे में पूछा है उनके आपस में मोल बराबर कर दो। तो मोल को बराबर किया तो मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आपस में इक्वेट करा तो 6/3 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ अमोनिया बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो मोल ऑफ अमोनिया कितने आ गए, 4। ये पहला क्वेश्चन था। इसमें और क्वेश्चन भी करा देता हूँ, टाइप 1 में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको आप नोट कर लो।